वैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी होगी और आपको वजह थी कि मैं आपके हर समय प्रयास कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें और जीके जीएस की बात करें और साथ में आपको साइंस भी कवर पूरा ध्यान रखें जीके जीएस के साथ में। तो आप जिस भी वीडियो या जिस भी पोर्सन को पढ़ना चाहते हो हमारे साथ बेहतर तैयारी कर सकते हो, तो बता दें आपको, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट का नाम डाला है, वहाँ जाके आप प्रश्नों का भंडार देख सकते हो। हम आपको पिछले ईयर के एनटीपीसी के और ग्रुप डी के और साथ में हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसके भी प्रश्न कवर करा ध्यान रखें। और जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लिए तैयारी करवाया था मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, बिल्कुल सेम टू सेम 100%, 70-80-90% बिल्कुल वैसे एग्जाम में प्रश्न आए थे। तो आपको बता दें, विश्वास के साथ जाके पढ़ें, देखें और समझें। और हम हर वीडियो मैथ्स की और रीजनिंग की बात करें, टॉप 10 प्रश्न कवर करते हैं और जीके जीएस और जो साइंस प्रश्न शामिल होता है ध्यान रखें, उसमें 20 या 25 प्रश्न कवर होते हैं पर वीडियो में। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे, जानकारी हमारे पास भंडार रखा है, जाके देखिएगा और लेके चलते हैं। प्रश्न लास्ट तक बने रहिएगा, 10 के 10 प्रश्न देखना है, वही पैटर्न फॉलो करेगा जो हम पैटर्न आपको पढ़ा रहे हैं। न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहे हैं, चिंता ना करें आप। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि 12:3 7:8:x है तो x का मान ज्ञात करो कह रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे ध्यान रखें, यह अध्याय का नाम रहेगा अनुपात एवं समानुपात का। तो समानुपात का प्रश्न है, तो इसका रूल कहता है विद्यार्थियों, और पिछले पार्टों में भी इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। अगर आप पढ़ते होंगे, हमें कंटिन्यू देख रहे हो, तो आप तो समझ ही गए होंगे पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, समझे। 3 और 8 गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मध्य पद है। मध्य पदों का गुणनफल एवं बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होते, याद रखिएगा। क्या समझे आपने, मध्य पदों का गुणनफल हमने करके रख दिए, ये मध्य पद हो गए गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। 3 चौके 12 और 4 दोनों 8। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे x बराबर हमारे पास 2 आ चुका है। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, सेकेंड में। क्या इस प्रश्न को आप नहीं बना सकते थे, कितना आराम से प्रश्न को बनाया जा सकता था और 1 नंबर पकाया जा सकता था, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम जल्द होने वाला है और हर रेलवे भर्ती परीक्षा में आपको हमारा पढ़ाई वाला काम आएगा, चाहे वो कोई सा पोर्सन हो। और अदर भर्ती परीक्षा की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिस भी पुलिस भर्ती, राजस्थान पुलिस की बात करें, जहाँ पर भी कहो आप लोग, सब जगह काम आ जाएगा। रेलवे तो स्टेट लेवल नहीं है, जित सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट के लिए भी 50-70-80% आप तैयार हो रहा है, समझे। चलिए, अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, जो भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इस बात पे गौर फरमाना कि इस अध्याय का प्रश्न आएगा, समझे। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, 53 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 केजी वृद्धि हो गया। अब हमें पता चल गया है कि जो एक व्यक्ति आया है वो 3 केजी औसत बढ़ा दिया, मतलब 4 व्यक्ति, हमारे पास 4 व्यक्ति थे, ठीक है, जिनमें से एक व्यक्ति चला गया, कितने केजी वाला, 53 केजी वाला, ध्यान रखें। और हमें तो पता है जितना लोग थे पहले उतने ही लोग अभी होंगे, क्योंकि जो गया है वो तो 53 केजी वाला गया है, लेकिन एक आ भी तो गया है, तो 4 ही व्यक्ति होंगे। तो बोल रहा है 4 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ गया, 3 केजी, तो 4 × 3 = 12, तो कितना बढ़ गया विद्यार्थियों, 12 बढ़ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाला व्यक्ति है वो 53, जो गया है वो 53 तो लेके गया है क्योंकि 53 केजी वाला है, तो आने वाला 53 तो लाया है, साथ में 12 केजी और लाया है, तभी तो सबको 3-3 दिया है कि नहीं, और खुद भी लिया पहली बार। इस प्रकार 3 2 5 और 5 और 1 6, तो इसका मतलब हुआ कि वह 65 केजी का आया था, समझे विद्यार्थियों। ये होता है इस प्रकार के प्रश्न हल करने का तरीका। अब इतना ही से और क्या जी बताने, जी बताओ, अगर आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आप आराम से प्रश्नों को समझने लगोगे कि हाँ, इस प्रकार का, इस अध्याय का, इस टाइप का प्रश्न आता है और ऐसे बनाया जाता है। आप पहली बार देखोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, पर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती होने वाली, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, 5 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ योजना में कितना प्रतिशत का छूट मिलेगा। इसका मतलब एक दुकानदार कहता है कि आप 5 वस्तुएं खरीदें, कोई सी वस्तु है, ठीक है, उसमें आपको 3 वस्तुएं मुफ्त मिलेंगी, मतलब फ्री में मिलेंगी, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका रूल होता है विद्यार्थियों, छूट परसेंट चाहिए आपको
बता देते हैं आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल वस्तुएं 5 तो आप खरीदे थे, 3 आपको मिला है, तो कुल वस्तुएं नीचे रखिएगा और जितना आपको मुफ्त मिला है वो कहाँ बैठेगा, ऊपर बैठेगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये 8 वस्तुएं टोटल आप नीचे रखें, टोटल हमेशा नीचे रखना है, जितना मुफ्त में फ्री मिला ऊपर रखिएगा, इंटू परसेंट ले 100, 300/8, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। कितना, 300 आप कितना हो गया, 8 हो गया। आधा करेंगे तो आप खुद सोच पा रहे हैं कितना, 150 बनेगा। आधा करेंगे ये 400 बनेगा, ठीक है। और आधा करेंगे 150 को 75 हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2, तो हुआ कि नहीं बताओ 2। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब भागा लगाएंगे भाई, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे 37 आ गया है और आपका 5 तो आने वाला है। जब हमें समझ में आ गया है कि आंसर वही आएगा तो आगे चेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 3 3 3 था तो थोड़ा एक कदम आगे चलना पड़ा, तो ऑप्शन से थर्ड तो आता ही नहीं क्योंकि भाग पहली बार 3 बार गया था ना, तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो गया, समझे। इस प्रकार की जब भी मुफ्त वाली वस्तु की वाली प्रश्न आए तो आपको हमेशा नीचे टोटल वस्तु रखना है मुफ्त, और जो आप ले रहे थे मिला के, और जो फ्री में आप लिए हो उसको ऊपर रखना हो, परसेंट के लिए बगल में 100 से गुणा कर दीजिएगा, और जो भी है गुणा भाग कैलकुलेशन करें और आंसर लेके ला सकते हैं, समझे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यदि यदि 2 3 4 के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात करें। अब आपको पता होनी चाहिए माध्य, माध्यिका, बहुलक होता क्या है। माध्य मीन्स होता है औसत, सीधी बात कहें। अगर आप पहले से क्लास कंटिन्यू कर रहे हो ना तो आपको पता होनी चाहिए कि हमने इन सब बातों को बताया है और इस प्रकार के प्रश्न हमें या इस टॉपिक के अध्याय के प्रश्न पहले आ चुके हैं, ठीक है। बहुलक मीन्स होता है ऐसी संख्या जो अधिक बार रिपीट हुई हो या पुनरावृत्ति हुई हो, उससे हम बहुलक के रूप में समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमें कह रहा है 2 3 4 और के का माध्य मीन्स औसत क्या है। आप ये बताओ, औसत का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, औसत बराबर आंकड़ों का योग। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंकड़े हैं, ठीक है, इनका योग ऊपर बैठेगा, और कुल आंकड़े 1 2 3 4, यहाँ 4 बैठे, ठीक है। अब देखो बता देते हैं कुल आंकड़ों का योग, 2 + 3 + 4 + के, आंकड़ों का योग हो गया, कुल आंकड़े आपके पास 4 हो गए। इस प्रकार तो बैठाना पड़ेगा ना। और क्या कह रहा है, इनका औसत कितना है आपका, के है, तो यहाँ बैठेगा भाई कि औसत बराबर, अब यहाँ देखो 4 3 7 9, कितना बनेगा, 9 के बनेगा, मतलब हो गया 9 के अपॉन आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ आपके पास के तो बैठेगा, अपॉन 1 कर लीजिएगा, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तेरे भाई, तो कितना बनेगा जी, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा क्या। एक यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर आपको 9 के करना, मतलब 9 + के रहेगा, समझे, वो तो 9 × हो जाएगा भाई। इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा जी, 9 + 1 के बराबर 4 के, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पक्षांतर करोगे तो आप देख पा रहे होंगे 4 के - 1 के हो जाएगा, तो घट के यहाँ पर 3 के आएगा। यह 9 है, 3 से 3 जाएगा, याद रखें, तो 3 तरह का 9 मतलब 3 बार जाएगा, तो के का मान कितना, 9 आ गया, ठीक है। के का मान 9 आ गया। अब देखिएगा यहाँ के का मान 9 बैठेगा, हमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक मीन्स होता है ऐसी संख्या जो जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 3 एक बार है और एक बार और है, 2 बार है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार आई हो या 2 से अधिक बार आई हो। तो हमारे पास यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट याद रखें, बाकी हमने समझा के बता दिया है किस प्रकार से आपको माध्य, औसत बराबर आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़े रख के आपको कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार से जो संख्या आई है वो 3 आ जाएगी के का मान, और 3 2 बार है, यही आपका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अभी हमें एक प्रश्न मिला था, किस चीज़ का मिला था, समानुपात का। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके जिस अनुपात का प्रश्न है, तो वही देखिए ना, टॉपिक या अध्याय वही रिपीट होते देखिए। अभी तक जितने वीडियो हम बना चुके हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका, आप देखिएगा पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। आप इस बात को समझ गए ना, और आप अगर कांस्टेबल एग्जाम देकर आ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि रीजनिंग का पैटर्न क्या था, मैथ्स का पैटर्न क्या था, जीके जिसका पैटर्न क्या था, वही पैटर्न फॉलो करेगा, समझे। अगर एक शिफ्ट में जो पैटर्न फॉलो किया, पूरी शिफ्ट वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न भी दिखा चुके हैं और ग्रुप डी के भी दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं, ठीक है। तीनों के प्रश्न कंबाइन चलेंगे एक के बाद एक, समझे। चलिए, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो हमें आई जे के का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना, आई यहाँ पर बैठा है, आई बराबर 7/3 जे है, ठीक है।
अब ये गुणा में होता है, इसको जब यहाँ पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, ध्यान रखें, तो जी आई का मतलब हो जाएगा 7 और जे का मतलब 3 हो जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ पर हमें आई और जे और के का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो आई का मान यहाँ पर हमें बता चुके हैं, जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई मतलब हो जाएगा 7, ठीक है, और जे मतलब आपको हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देख पा रहा होंगे, अब के को यहाँ पक्षांतर करोगे, ठीक है, तो जे का मतलब फर्स्ट ऊपर देख पा रहा होंगे 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर के का मान यहाँ पर हो जाएगा 5, समझे। अब जो डाटा यहाँ बैठेगा, कहने का मतलब कहाँ बैठेगा, जो यहाँ बैठता है वो यहाँ बैठेगा, और जो यहाँ बैठे वहाँ बैठता है, बाकी तो आप पता होगा भाई, है कि नहीं। अब देखिएगा, जे बनेगा 3 पंजे 15 लिख लीजिएगा, ठीक है, जे बनेगा 4 तिया 12 बनेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, आई जे के अनुपात की बात कर रहा था, तो यहाँ पर गुणा में था, हमने पक्षांतर करके भाग में पहुंच, उसी प्रकार के गुणा में था, भाग में आ गया। बाकी आप समझ ही पा रहे होंगे। तो लास्ट में 15 होनी चाहिए और सेकंड 12, यहाँ पर मिल गया। और जो सच्चू के 28 पूरा ही हल करके बता चुके हमने, 28:12:15 आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हल हुआ है। जे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भाग में है, गुणा में गुणा में है, पक्षांतर भाग में जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जे को यहाँ ला के और के यहाँ ला के डाटाओं को निकाल सकते हो। और अनुपात का नियम आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से अनुपाती रूप देना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यमुना और उसकी बेटी, कौन, यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। अब देखो, औसत मतलब होता है भैया, औसत का फॉर्मूला अभी हमने बताया, औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़े। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और बहुलक प्रश्न पूछा था साथ में हमें। अब एक और लिखिएगा, जो फॉर्मूला उसी का रूप होता है, संख्या गुणा औसत बराबर योग। ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, जब भी वीडियो आप बनाते हैं, जब इस प्रकार प्रश्न आता है तो हम बता ही देते हैं। तो दो, यमुना और उसकी बेटी 2 लोग हो गए, औसत कितना 21 है, जब आपस में गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब दोनों की उम्र का योग कितना है 42। जितने निकल गया, औसत उम्र योग उम्र 42। अब हमें कह रहा उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, और टोटल उम्रों का योग कितना है 42 है। इस प्रकार देखिएगा, ये बन जाएगा 7 5 12, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पर हमें ये पूछना चाह रहा है, वो 42 ही आया ना, ठीक है। औसत आयु 42 है, उनकी आयु का अनुपात दे के रखा है। अब ये बताओ हमें, 7 5 12 होते हैं, बताओ, ठीक है, 12 का पढ़ा बनता है। यहाँ पर मिस्टेक ये बात हो रहा है, यहाँ पर 2 आनी चाहिए भाई। तो आप देख पा रहे हो 7 हो जाएगा, टोटल अनुपाती योग 7 है, 5 2 7, और रियली वाला कितना 42 है, जैसे 7 6 42, तो 1 इकाई बराबर 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे, रिपीट कर देते हैं भाई। 5:2 के रूप में है, और रियली अनुपात कितना है, सो रियली उम्र का योग 42 है। यहाँ देखोगे अनुपात में उम्र योग, यहाँ रियली हो जाएगा 7 6 1 7 एकम 7 और 6 42, तो 1 इकाई बराबर 6 आ गया है। अब हमें पूछ रहा है सात्विका की उम्र, उसका अनुपात मान कितना है 2 है ना, तो गुणा कीजिएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब उसकी यमुना का पूछेगा 30 हो जाएगा, बेटी का 6 दूना 12 हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आपको एज का प्रश्न आएगा, औसत का प्रश्न आएगा, माध्य माध्यिका का बहुलक का प्रश्न आएगा, अभी हमने डिस्काउंट का प्रश्न पढ़ा है, समझे, अनुपात अनुपात का प्रश्न आएगा। चलिए अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, अभी हमने एज का प्रश्न पूछा है, अगली बार फिर आपको उसी शिफ्ट का प्रश्न याद रखें, एज का प्रश्न पूछ लिया है। और एज का प्रश्न आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में एज का प्रश्न आया था, और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आने वाला है। और ग्रुप डी की एग्जाम कब होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं एनटीपीसी एग्जाम जल्द होगा, आपके जुलाई अगस्त में, समझे। तो तैयारी बनाए रखिएगा। अविनाश, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। देखो भाई, अविनाश यहाँ है, उसका सन है, जिसकी उम्र का 5 गुना है, मतलब बेटा 1 होगा तो अविनाश 5 होगा। 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद, याद रखें, क्या कहता है, अरविंद की आयु 4 गुनी होगी, मतलब 1 अगर बेटा होगा तो 4 कौन होगा, अरविंद होगा। इस प्रकार से देखना पड़ता है। अगर आप देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पर अंतर सेम है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो अंतर आता है वो हमेशा बराबर आनी चाहिए,
ठीक है, नहीं आएगा तो आपको बराबर बनाना पड़ता, याद रखें। अब देखो कैसे बराबर बनाएंगे बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ कितने का है, 3 का है। अब होता क्या है इसमें, इस प्रकार के प्रश्नों में जब अंतर लेफ्ट राइट बराबर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन नहीं रहता बराबर तो आपको यहाँ अंतर देखना पड़ेगा। अब जो डाटा नीचे आया उसके ऊपर गुणा कीजिएगा, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, और जो 4 चौके हो जाएगा 16, और जो हो जाएगा 4 एकम 4। अब जी बताओ, अब अंतर कितने का है, 1 का है। अंतर कितने का, 1 का, समझे। चलिए, बाकी तुम समझ गए होंगे, बाकी डाटा लिख लीजिए विद्यार्थियों। चलिए, यहाँ आपके पास आया 15:14 आया था। यहाँ पर अनुपात सॉरी 16 आया था। अनुपात यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार के पोजीशन में करने के बाद आपको यहाँ अंतर देखना पड़ता, 1 है, यहाँ अंतर 1, यही तो चाहिए हमें। अगर आपको फर्स्ट में जो अनुपात दिया होता है अगर उसमें इस प्रकार का अंतर आता है तो आगे हल नहीं करते हैं, जो अभी हमने किया है वही से आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें बोल के रखा कितना साल, 4 साल बाद, यहाँ 4 रख लीजिए। अब देखो मैं 1 के साथ किस संख्या का गुणा करूँ कि 4 मिल जाए, तो यहाँ कहेंगे सर 4, रुक बात है। अब यही 4 काम काज रखिएगा, इस 4 को हमें जिस भी उम्र का पूछ रहा है, वर्तमान उम्र का औसत पूछ लिया भाई। वर्तमान उम्र ऊपर का अनुपात बता रहा ना, नीचे तो बाद वाला है, तो जाएगा 15 चौके 60। तो अविनाश था 60 का वर्तमान में, और 4 तिया 12, और 12 कौन हो जाएगा, उसका बेटा अरविंद। दोनों की औसत उम्र की बात कर रहा है, तो भाई पापा बेटा दोनों को जोड़ दीजिएगा भाई, 60 प्लस 12/2। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, इस प्रकार से टोटल बन जाएगा 72 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको आधा करोगे या भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 36। यही है दोनों बाप बेटों की वर्तमान उम्र का औसत। तो आपका 36 राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कितना जी था कि नहीं। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न लेके चलते विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, शानदार टॉपिक कवर हो रहा है। और वही बात बोलना पड़ता है बार बार, आप पढ़ रहे हो तो बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, विश्वास के साथ पढ़ें, और जानकारी आपके लिए लाभदायक है, जितना हम तो कह ही रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक पाइप दुग्धाना के समय कार्य का प्रश्न भी आएगा, पाइप टैंकी का प्रश्न भी आएगा। बाकी आप देखते रहिएगा, खुद अपने आप समझ आने लगेगा कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा, किस अध्याय का, किस टाइप का प्रश्न। समझे, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकती है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण वह 20 घंटे भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है, टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब एक टंकी को भरने में एक भरने वाला पाइप 15 घंटे लगाता है, लेकिन जब टंकी में रिसाव हो जाता है तो उसको भरने 20 घंटे लगता है। अब हमें कहता है कि टंकी पूरी फुल है, पूरा पानी भरा है, उसके बाद आपको रिसाव को चालू करना है, या रिसाव चालू है तो बताना कितने घंटे में पूरा पानी साफ कर देगा वो टंका। देखिएगा, अब ये हो गया, ये मान लो भरने वाला, ठीक है, भरने वाला ये पाइप हो गया 15 घंटा। अब ये आप बताओ, भरने वाला और ये बी हो जाए खाली करने वाला, दोनों मिलके जब भरते हैं, एक खाली करता है तो 20 घंटा लगता है। ये भरने वाला ये रिसाव है, मतलब पानी में छिद्र हो गया। अब एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 15 चौके 60, एक ही क्षमता 60 हो गई, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, 20 तिया 60। अब जब रिसाव चालू नहीं होता है तो 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरता है ए, और जब रिसाव हो जाए तो क्या होता है, 3 घंटे पानी भरेगा, सिर्फ 3 घंटे, सॉरी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर। जब रिसाव नहीं होता है, क्षमता एक ही 4 होती है, मतलब पर हावर 4 लीटर। जब रिसाव हो तो पर हावर 3 लीटर। तो 1 लीटर क्या हो रहा, पानी भग रहा है। मतलब वहीं तो आप देखिएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ए की 4 है और दोनों की कितनी है, 3 है। तो यहाँ देखिएगा 1 लीटर पानी क्या करता था, बी फेंक देता बाहर पर हावर, समझे। तभी तो वहाँ वो 4 भरता है और दोनों काम करे तो 3 ही भर पाते हैं, मतलब एक खाली हो जा रहा है। तो वहीं तो कह रहा है कि जो बी पाइप है जिसकी क्षमता कितनी, 1 लीटर पर हावर आ रही है। अब बोल रहा है पूरा टंकी भरा है, मतलब पूरा टंकी की क्षमता 60 है, और आपको बी को काम करवाना है, तो एक का जब भाग लगाओगे 60 में, 60 ही बार जाएगा, मतलब पर हावर 1 लीटर पानी खाली करेगा तो 60 घंटे लगेंगे पूरा 60 लीटर पानी को खाली करने में। समझे, ये आपका राइट आंसर रहा। इस प्रकार से पाइप टंकी के प्रश्न बनाया जाता है, याद रखें।
जो समय कार्य होता है याद रखें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, कोई बाहर से रूल नहीं है। थोड़ा भरने वाले को प्लस लेना पड़ता है, खाली करने वाले को माइनस, बस हो गया, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000, 2,000 और 5,000 रुपये निवेश करते हुए एक साझेदारी करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के दिए गए क्रम में 5,600 के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से क्या क्या होंगे। ध्यान रखें, यह आपके साझेदारी का प्रश्न है। आपको बता दें, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, इन जो 5 अध्याय का हमने नाम बताया है, रेलवे में तो छपने वाला प्रश्न, समझे, और छप ही रहा है। चलिए अब आप क्या करना है, आपको बता दें, यहाँ समय तो दिया नहीं है, अगर सबका समय अलग अलग होता तो और बात अलग हो जाती, लेकिन आपको बता दें लाभ, लाभ का अनुपात हमें खोजना पड़ेगा, तो लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। याद रखिएगा, मैंने शायद पहले पढ़ाया होगा और इस प्रकार का प्रश्न आया तो शायद बताया होगा मैं, ठीक है, बताया। लाभ निकालना है तो निवेश गुणा समय, कि निवेश कितना किया गया है पैसा और कितने समय के लिए किया गया है, दोनों का गुणा ही लाभ का अनुपात होता है। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर हम कहते हैं जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा, हमने कहे भाई जे हो जाएगा, आप क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, क्रम से याद रखिएगा। जे निवेश हो गया, 2 रुपये निवेश हो गया, 5 रुपये निवेश हो गया। अब समय भैया नहीं दे के रखा है, तो अब समय के साथ हम क्या एक गुणा मान लें, एक कर लें, एक कर लें, तो यहाँ निवेश गुणा समय 3 ही आएगा, निवेश गुणा समय 2 ही आएगा और निवेश गुणा समय 5 आएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि 3 + 2 + 5 ये क्या है, लाभ का अनुपात है, और अनुपात है रियली में कितना है, 5,600, समझे। 5, 3, 8 और हो जाएगा जी आपका 9, 10, मतलब टोटल अनुपाती लाभ 10 रुपया है और रियली में कितना 5,600 है। अब 0 0 जाएगा तो 1 इकाई बराबर 560 आएगा। अब आपको जो पूछ रहा है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ऑप्शन छट सकता है कि नहीं, नहीं छटेगा। यहाँ पर 1680 है, एक यहाँ पर दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, हमें पता चल गया है कि पहले व्यक्ति का जो लाभ का अनुपात 3 था और 1 इकाई बराबर 560 आया, गुणा कर देख लेते हैं भाई, शून्य की शून्य हो जाएगा, ठीक है। 3 6 18 और 3 5 15 16, इसका मतलब जो पहले व्यक्ति का है क्या पैसा, वो रहेगा 1680। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, या तो आपके पास तीसरा होगा या तो चौथा होगा, ठीक है। 1680 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डाटा अलग अलग है तो हम लास्ट व्यक्ति का चेक कर लेते हैं। लास्ट का अनुपात पैसा 5 है, इस प्रकार से आपके पास कितना है 5,000, सॉरी, अंतिम व्यक्ति का अनुपात पैसा 5 है, उसको गुणा करना 560 से। अब देखिएगा ला के बताते हैं। अब आपको बता दें 5 का रूल कहता है गुणा करने का, इसका आधा, मतलब 5 के पहले 2 आता है, सॉरी 4 आता है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, एक यहाँ दीजिएगा, 16 का आधा 8 होता है और 0 का 0 हो जाएगा और पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ ना बचा, 0 लेना पड़ता है। ये आपका 5 का, या तो आप सीधा भैया नहीं नियम समझ में आ रहा है तो 5 का गुणा कर लीजिएगा, 28 हो जाएगा, वरना हम आपको रूल तो बता ही चुके हैं। तो यहाँ हमने चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक करने से ऑप्शन पहला दूसरा छट गए और यहाँ चेक करने से ऑप्शन नंबर चौथा छट गया। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। कोई दिक्कत रहा विद्यार्थी, नहीं रहा ना। चलिए ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम, ध्यान रखें। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। टॉप 10 प्रश्न देखिएगा, लास्ट तक देखें, लास्ट तक पढ़ें, सीखें समझें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, याद रखें। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे DI का प्रश्न है और इसमें से आपको रेखा चित्र, बार ग्राफ जिसे बोलते हैं, आयचित्र, दंडालेख, पाई चार्ट, तो जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं पाई चार्ट का है। आप एग्जाम में याद रखिएगा NTPC और ग्रुप D में मिलेगा, 100% हम गारंटी देख के बोलते हैं। रेलवे परीक्षाओं में इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है। आप नहीं मान रहे हैं मत मानिएगा, जो मान रहा है विश्वास कर रहा है वो पढ़ेगा और वही पढ़ेगा, और जो ना मान के पढ़ेगा तो वो पछताएगा बाद में, समझे। यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमें जानकारी दे के रखा है, दिया गया पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन 24 घंटे, याद रखे गए, में समय के उपयोग को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूरे पूछे गए प्रश्न उत्तर दें। मतलब एक विद्यार्थी है जिसका जीवन कैसे होता है, कहाँ किस समय उपयोग करता है, ये बताया गया है, ध्यान रखें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ है आपके पास स्लीपिंग
स्कूल टाइम, सेल्फ स्टडी, प्लेइंग, अदर। यहाँ हमें परसेंट के रूप में समय दिया है और पूरा 100% मतलब 24 आवर, समझे, याद रखिएगा। और यहाँ पर बंटवारा कर दिया। स्कूल टाइम आप देख पा रहे हो 30%, स्टडी की बात करें तो 35%, सोचा बचाएं स्लीपिंग, ठीक है। और सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपका 16% है। और अदर की बात करें तो आप देख पा रहे हो अदर यहाँ पर कितना 13%, ठीक है। 13% और 16% अलग अलग डाटा देख रखा है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, प्रश्न हमें पूछ रहा है स्वाध्याय मीन्स होता है सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय तथा स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रयुक्त घंटों की संख्याओं के बीच लगभग अंतर कितना है, आप देखिएगा। अब हमें एक बात कह दिया है स्कूल टाइम, तो आप देख पा रहे होंगे कितना परसेंट है, 30% है। साथ में सेल्फ स्टडी 16% है, ठीक, याद रखिएगा। वहीं हमें कह रहा है स्कूल परसेंट और स्वाध्याय मीन्स होता है आपका क्या, आपका सेल्फ स्टडी के अंतर कितना बीच में। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14% का भाई, है कि नहीं। अब हमें परसेंट में नहीं पूछ रहा है, अंतर की बात करें 14%, 14/100 बनेगा। अब पूरा की बात करें, पूरा 100 बराबर क्या हो जाएगा 24 घंटा। यहाँ पर घंटा पूछ रहा है, आधा कीजिएगा 7, आधा करेंगे बनेगा जी 50, है कि नहीं। और आधा करेंगे जी बनेगा 25 और जी बन जाएगा आपका 12। 12 सत्ते कितने 91 होता है जी, नीचे 25 आएगा, ठीक है। 12 सत्ते 91 हो जाए, नीचे हो जाएगा आपका 25। अब जी बताओ, हम 25 चौके 100 होता है तो भाग तो पूरा जाएगा नहीं, तो 25 3 बार लेना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने का, समझे। कहने का मतलब ये है 25 का पहाड़ा 4 बार में तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तभी तो 91, 25 3 75 होता। अब ये बताओ 3 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तो 4 बार गया है, यहाँ 2 बार भाग गया, यहाँ 2 बार, यहाँ सॉरी यहाँ 4 बार भाग लेना पड़ेगा, यहाँ 4 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन में चौथा होगा। बाकी आप लोग आगे कर लीजिएगा 3.5। हमें तो आंसर से लेन देन है ना, बताओ। बाकी आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आंसर आया है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, जो आपको याद रखें विद्यार्थी एनटीपीसी और आपको ग्रुप डी में काम देगा। 100% गारंटी लेके बोलते हैं ऐसे एग्जाम प्रश्न आएंगे। और विश्वास नहीं है तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी आप विश्वास के साथ पढ़िएगा। सही सटीक जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य है जितना जानकारी बताया गया पढ़ते रहें। और जानकारी अच्छा लगा तो आपको वीडियो पसंद आया तो विद्यार्थियों जरूर सपोर्ट बनाए रखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। और आप मुझे सहयोग कर रहे हो, मेरी हौसला को बढ़ा रहे हो, मैं अपने बेहतर काम करता रहूँगा, करता भी रहा हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैथ्स का वीडियो कैसा लगा बोलिएगा।